हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस क्रॉप्स विद इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के अंदर वेरियस क्रॉप्स के लिए मैक्सिमम कितना फाइनेंस दिया जाएगा, इसको कौन डिटरमाइन करता है? जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक फार्मर है, उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है जिसके ऊपर वो वीट उगाता है, तो उसे मैक्सिमम कितना लोन जो है वो मिल सकता है खेती करने के लिए, उस चीज को कौन डिटरमाइन करता है? पहला फार्मर एसोसिएशन, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसे एक एग्जाम के तरीके से लेकर चलिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होते हैं इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी से, बैंकों से अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर लीड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेजर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, इन सभी से मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच कमेटी रिव्यूज एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ठीक है, देखो जो लिमिट यहाँ पर फिक्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, उसे कौन रिव्यू करता है और कौन गाइडेंस प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को कि वो एक रियलिस्टिक स्केल ऑफ फाइनेंस को डिटरमाइन कर सके? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो भी लिमिट यहाँ पर फिक्स करती है, जो मैक्सिमम स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, उसे रिव्यू करने का काम जो है स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी करती है, और अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो उसके लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया एम्ड एट प्रोवाइडिंग फार्मर विद टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट for their agriculture needs. It helps farmers access affordable credit to meet expenses related to farming activities such as buying seeds, fertilizers, pesticides, paying for labor and other फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो एक ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एडुकेटली और टाइमली जो है क्रेडिट सपोर्ट दिया जा सके एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप एक तरीके से फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हो ताकि वो जितनी भी अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि बीज को खरीदना, फर्टिलाइजर्स को खरीदना, लेबर को पे करना, उन सभी को फाइनेंस जो है वो कर पाए। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान विकास पत्र, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्कीम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। देखो इस स्कीम के अंदर किसान को यानी फार्मर को एक क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आपके जितने भी खर्चे होते हैं उसको आप फाइनेंस कर सकते हो और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आप वो सारा पैसा जो बैंक को वापस कर देते हो। तो ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर फार्मर्स को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिससे वो अपनी जितनी भी एग्रीकल्चर की नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं, और जैसे ही उनके पास पैसा आता है तो वो बैंक को सारा का सारा जो पैसा है वो वापस कर देते हैं। ठीक है, बाकी देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये तो एक इंश्योरेंस स्कीम थी। जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं जब वो खेती करते हैं तो कई सारे नेचुरल क्लाइमिटीज आ जाती है, जैसे कि फ्लड का आ जाना, ठीक है, भूचाल का आ जाना, जिसकी वजह से सारी फसलें खराब हो जाती है। तो उसको कवर करने के लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम को लेकर आया गया था, जिससे अगर नेचुरल क्लाइमेटी से कोई क्रॉप खराब हो जाती है तो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। किसान विकास पत्र ये तो एक सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप सेविंग्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब ये आया कैसे
कौन लेकर आया इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसे 1998-99 के अंदर जो नाबार्ड है वो लेकर आया था। नाबार्ड आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो रूरल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो करता है। तो वही यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया था और बैंकों को बोला था कि आपको इसे अडॉप्ट करना है और फार्मर्स को ये वाली फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फार्मर्स इस स्कीम के अंदर क्रेडिट कार्ड जो है रिसीव करते हैं। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट कितनी होगी, तो इसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि फार्मर्स के पास कितनी लैंड होल्डिंग है, वो कौन सी फसल यहाँ पर उगा रहा है और उसकी क्या नीड्स होगी, एक्चुअली पैसों की कितनी जरूरत होगी, उसके हिसाब से इसका क्रेडिट लिमिट जो है वो फिक्स किया जाता है। इस स्कीम के अंदर जो फार्मर्स है जब चाहे पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और जब उनके पास पैसा आता है या फिर जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसे पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर कवर्ड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो कौन कौन से यहाँ पर कंपोनेंट जो है स्कीम के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, बेसिकली किन किन कामों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज किया जा सकता है। पहले देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। शॉर्ट टर्म मतलब कि कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए, जैसे आप देखो जो सीजनल क्रॉपिंग की जाती है, जैसे कि उसके लिए आपको बीजों की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है और इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे आप ये सारे जो चीजें हैं वो खरीद सकते हो और अपनी कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, जब आप खेती कर लेते हो, जब उसकी कटाई कर लेते हो फसल की, तब आपको कुछ और पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसको स्टोर करके रखने के लिए ताकि सही समय आने पे आप सेल कर पाओ, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसके ये भी कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। अब देखो आपको अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फंड्स मिल जाते हैं। फार्मर हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो अब देखो क्या होता है कि जो फार्मर होता है जब वो फसल उगाता है तो फसल को तैयार होने में काफी टाइम लगता है, जैसे 3-4 महीने तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो उस टाइम किसान का घर चलता रहे उसके लिए पर्सनल हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए भी पैसे जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। खेती करने के लिए, खेती के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज होती है उसको फाइनेंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और हाउस होल्ड कंजम्पशन को भी फाइनेंस करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। कौन कौन सा यहाँ पर फार्मर है या फिर इंडिविजुअल है जो कि एलिजिबल होता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर, यानी कि वो इस स्कीम के अंदर क्रेडिट कार्ड ले सकता है। पहला देखो इंडिविजुअल और ज्वाइंट बोरोवर। अगर मान के चलो कोई भी इंडिविजुअल है जो कि अपनी जमीन पर खेती करता है, या फिर कोई ज्वाइंट कल्टीवेटर्स है, जैसे कि मान के चले एक पूरी की पूरी फैमिली है 7-8 लोगों की और वो साथ में मिलकर जो है अपनी जमीन पर खेती करते हैं, तो वो एलिजिबल है, यानी कि वो इस स्कीम के अंदर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद टेनेंट फार्म, अगर कोई ऐसा फार्मर है जो खुद की जमीन पर खेती नहीं करता बल्कि जमीन किराए पर लेकर खेती करता है, तो वो भी एलिजिबल है। चाहे किराए पे लो चाहे अपनी जमीन पे करो, करनी तो आपको खेती ही है, वहां तो पैसे आपको चाहिए। उसके बाद है ऑरल लीज। अगर कोई इंडिविजुअल जो है ऑरल या फिर वर्बल एग्रीमेंट के बेसिस पे कल्टीवेशन कर रहा है, जैसे कि लीज पे लेकर काम कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल है। उसके बाद है शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन की जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं और ये जो खेती है वो शेयर बेसिस पे करते हैं। मतलब क्या है कि वो खेती करेंगे, जो भी यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो ऑनर को दे देंगे। यहाँ पर वो रेंट पे नहीं ले रहा है जमीन को, बस की एक तरीके से पार्टनरशिप जो है वो कर रहा है। जमीन ऑनर की, खेती वो करेगा, जो भी कमाएंगे उसको आधा आधा या फिर जो भी परसेंटेज फिक्स की गई है उससे बांट लिया जाएगा। तो ये सारे ही एलिजिबल होते हैं क्योंकि ये सारे खेती ही करते हैं, इसीलिए इनको सबको क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल जाता है स्कीम के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट फॉर फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर्स डिटरमाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेशन, व्हाट कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट की। शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट क्या है, देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि जो फार्मर है उसको इस क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर मैक्सिमम कितना शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसकी एक लिमिट होती है ना, तो ऐसे ही इस क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट होती है ना वो
फार्मर्स के लिए अलग अलग से डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए अलग से लिमिट डिटरमाइन की जाती है, और जो नॉर्मल फार्मर्स होते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर डिटरमाइन जो है वो की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो नॉर्मल फार्मर्स है जो कि मार्जिनल फार्मर नहीं है, तो उनकी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है पहले साल के लिए। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है क्रेडिट लिमिट को डिटरमाइन करते वक्त। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप डिटरमाइन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी मल्टीप्लाई बाय द एक्सटेंट ऑफ द एरिया कल्टिवेटेड। तो ये कंसीडर किया जाता है। इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक पर्सन है, मान के चलिए उसके पास यहाँ पर 10 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर के लिए जो मैक्सिमम फाइनेंस फिक्स किया गया है वो 10,000 रुपए किया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना जो लिमिट है वो निकालनी है। कैसे निकलेगा, तो ये जो 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपए मिल रहा है, तो 10 हेक्टेयर के लिए कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। ये आपने लिमिट डिसाइड कर ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके बाद ना 10%, ये जो लिमिट आपको डिटरमाइन की जाती है, इसका जो 10% होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर आप इसका 10% निकालो तो वो कितना होगा, 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 20% जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। जब आप खेती करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो एसेट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, अदर टूल्स हो गए, वो डेप्रिशिएट होंगे, वो खराब होंगे, उन्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो 20% और दे दिया जाता है। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस। जो भी इंश्योरेंस आपने करवाई होती है, क्रॉप इंश्योरेंस हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, है ना, एसेट इंश्योरेंस, तो वो भी आप इंक्लूड करते हो। मान के चलिए वो 10,000 रुपए। तो अगर आप यहाँ पर इसका टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपए। तो ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट है वो इस तरीके से जो है वो निकाली जाती है, और इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक, एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट जो है वो कितनी है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको यहाँ पर करके देखेंगे। तो केस स्टडी देखो ध्यान से, लेट्स अ कंसीडर फार्मर हु कल्टीवेट वीट ऑन 10 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, तो एक फार्मर है जो कि जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है और उसके ऊपर वो वीट उगाता है, गेहूं उगाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने यहाँ पर जो स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स किया है वो है 15,000 पर हेक्टेयर। अब स्केल ऑफ फाइनेंस हमारे पास 15,000 पर हेक्टेयर है, एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टीवेटेड है 10%, 10 हेक्टेयर। अब इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट कितनी होगी पहले साल के लिए। ठीक है, अब ये मार्जिनल फार्मर नहीं है, ये नॉर्मल फार्मर है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको जो समझाई थी कि अगर 1 हेक्टेयर में 15,000 रुपये मिल रहा है, तो 10 हेक्टेयर में कितना मिलेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 1,15,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपकी क्रेडिट लिमिट हुई। ठीक है, उसके बाद 1,50,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10% जो है वो है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट के लिए। तो 10% इसका कितना होगा, सीधा सीधा 15,000 पे। उसके बाद 20% है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस पे जो करवाया गया है, मतलब कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, उसके ऊपर जो टोटल खर्च किया गया है वो है 5,000। ठीक है, तो अब इसको अगर आप ऐड करें तो वो कितना बन जाएगा, ये 15, 5, 20, 30, तो ये सीधा सीधा आपका 2 लाख रुपए जो है वो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन हुई है वो 2 लाख रुपए की जो है वो रहेगी। ये बहुत ही ईजी था, पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, किस चीज का लिमिट यहाँ पर लेना है, परसेंटेज किस चीज की दी गई है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट पहले साल की कैसे यहाँ पर जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना वो 5 सालों के लिए जो है वो वैलिड रहता है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि पहले साल के बाद जो सेकंड ईयर है और जो थर्ड, फोर्थ, 5 ईयर है, उनके लिए जो क्रेडिट लिमिट है उसे यहाँ पर कैसे जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो देखो, अगर आप पहले साल की जो क्रेडिट लिमिट है वो डिटरमाइन कर लो, तो आप आसानी से बाकी जो साल है उनके भी क्रेडिट लिमिट को डिटरमाइन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बहुत ईजी है। कैसे, तो देखो नॉर्मल सी एक चीज आप ध्यान में रखिए कि समय के साथ महंगाई बढ़ती है, तो समय के साथ क्रेडिट लिमिट भी बढ़नी चाहिए। जैसे अगर पहले किसान को 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, ये क्रेडिट लिमिट थी। अब 2 साल, मान लो अगले साल महंगाई 5% से बढ़ गई, तो क्या 5% से इस क्रेडिट लिमिट को बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना। तभी तो वो अपने जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएगा, अदरवाइज उसे 5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यही फंडा हमें एप्लीकेबल करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ाया जाता है, 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की लिमिट है उसके अंदर आपको 10% जो है वो ऐड कर देना है। जैसे अगर आपकी फर्स्ट ईयर की लिमिट जो हमने पहले कैलकुलेट की वो थी हमारी 2 लाख रुपए, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। तो सेकंड ईयर जो लिमिट हो जाएगी वो सीधा सीधा 2,20,000 रुपए जो है वो हो जाएगी, 2,20,000 रुपए जो है वो हो जाएगी। ठीक है, 10% जो है वो बढ़ा देना है क्योंकि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म लोन। अभी तक हमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट की यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया है यहाँ पर टर्म लोन के रिगार्डिंग। टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन, परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, द बैंक में फिक्स अ क्वांटम ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन। देखो, टर्म लोन किसने दिया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, लैंड में डेवलपमेंट करना, लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन लेना, ठीक है, या फिर माइनर इरिगेशन के लिए करना। ठीक है, ये सारे आपके कितने आ जाते हैं टर्म लोन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो जो ये टर्म लोन है इसकी मैक्सिमम लिमिट कैसे यहाँ पर बैंक जो है वो फिक्स करता है। क्वांटम ऑफ क्रेडिट का मतलब कि मैक्सिमम क्रेडिट कितना यहाँ पर फार्मर को मिलेगा, तो वो बैंक कैसे डिटरमाइन करता है। पहले देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जो मार्केट प्राइस है और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसके बेस पर, या फिर हिस्टोरिकल क्रॉप यील्ड एंड नंबर ऑफ सीजन फार्म्ड एनुअली। तो मतलब हिस्ट्री में कितना क्रॉप यील्ड जो है वो फार्मर ने कमाया है और उसने कितने सीजन जो है एक साल में फार्मिंग की है, या फिर द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज्ड, या फिर यूनिट कॉस्ट ऑफ एसेट प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड बाय द फार्मर्स and the allied activities already being undertaking on the farm। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। किसके बेस पर जो टर्म लोन है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है उसको फिक्स किया जाता है? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो भी एसेट के लिए आप टर्म लोन ले रहे हो बैंक से उसको बैंक कंसीडर करेगा, साथ के साथ आप कौन सी अलाइड एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हो फार्मिंग के साथ साथ उसको भी कंसीडर करेगा और उसके बेस पर आपको मैक्सिमम जो है वो टर्म लोन प्रोवाइड कर देगा बैंक। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्जिनल फार्मर के रिगार्डिंग। तो जो मार्जिनल फार्मर है उनकी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट है वो कैसे जो है वो डिटरमाइन की जाती है। तो देखो, जो मार्जिनल फार्मर होते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे खेती करते हैं, मेनली इनके पास 1 हेक्टेयर लैंड जो है वो रहता है। तो मार्जिनल फार्मर के लिए यहाँ पर कोई ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है बल्कि एक रेंज दी गई है, जैसे 10,000 से 50,000। यानी कि जो मार्जिनल फार्मर है उनको जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसकी जो लिमिट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट वो कितना है 10,000 से लेकर 50,000, यानी कि इसी के बीच में मिलता है। अब किसको कितना क्रेडिट लिमिट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास लैंड होल्डिंग कितनी है, कौन सा क्रॉप वो ग्रोन कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स कितनी है, वेयर हाउस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, या फिर अदर फार्म रिलेटेड एक्सपेंस है। इन सभी को कंसीडर करके जो है एक लिमिट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, पर लिमिट जो है वो फिक्स है मार्जिनल फार्मर्स के लिए, वो है 10,000 से 50,000। इसी के बीच में ही उन्हें लिमिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो रेंज है वो कितनी है 10,000 से लेकर 50,000। कितनी रेंज है यहाँ पर? 10,000 से लेकर 50,000। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड रिन्यूअल ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, पहला देखो, द किसान क्रेडिट कार्ड इनिशियली वैलिड फॉर 5 years बट इज सब्जेक्ट टू एनुअली रिन्यूअल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो 5 सालों के लिए वैलिड होता है, पर हर साल बैंक रिव्यू करता है। क्या चीजें रिव्यू करता है कि जो बॉर्बर है उसकी जो है परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसा है, उसमें किसी भी तरह का चेंज तो नहीं आया है, ताकि उसके बेसिस पे वो असेस कर पाए कि उसे क्या करना है आगे। यानी कि जो लिमिट है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसे इंक्रीज करना चाहिए या फिर कैंसिल कर देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो ले सके। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज नाबार्ड प्रोवाइड सपोर्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी फॉर क्रॉप लोन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, तो नाबार्ड जो है इसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो नाबार्ड यहाँ पर कैसे फंडिंग जो है इनको प्रोवाइड करता है? पहले डायरेक्ट ग्रांट देता है, रीफाइनेंस सपोर्ट देता है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज देता है, या फिर लोन गारंटीज देता है। क्या लग रहा है आपको? करेक्ट आंसर क्या होगा? नाबार्ड कैसे जो है कॉर्पोरेट बैंक और रीजनल रूरल बैंक को क्रॉप लोन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है? डायरेक्ट ग्रांट,
रीफाइनेंस सपोर्ट, एग्रीकल्चर सब्सिडीज या फिर लोन गारंटीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीफाइनेंस सपोर्ट इज अ करेक्ट। अभी ये रीफाइनेंस सपोर्ट क्या होता है इसे एग्जांपल से समझाऊंगा। मान के चलिए एक यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक है और एक यहाँ पर फार्मर है। एक रीजनल रूरल बैंक ने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन जो है इसको दे दिया, ठीक है। अब इसके पास 50 लाख रुपए कम हो गए, तो अब ये नाबार्ड पता क्या करेगा, नाबार्ड पता क्या करेगा, नाबार्ड करेगा रीजनल रूरल बैंक को जो भी इसने लोन दिया है ना फार्मर्स को वो दोबारा से दे देगा, यानी कि रीफाइनेंस कर देगा। यानी कि नाबार्ड 50 लाख रुपए रीजनल रूरल बैंक को दे देगा, जिससे इसके पास लोन देने के लिए फिर से फंड जो है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से वो कोऑपरेटिव बैंक की भी हेल्प करते हैं। तो रीफाइनेंस सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीफाइनेंस टू रीजनल रूरल बैंक। अगर यहाँ पे जो नाबार्ड है वो जब रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है रीजनल रूरल बैंक को, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट रहेगी। पहले देखो, रीजनल रूरल बैंक रिसीव कंसेशनल कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम द नाबार्ड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड स्पेसिफाइड सीआरएस, ठीक है। तो जो रीजनल रूरल बैंक होती है उनको बेसिकली कंसेशनल कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो देता है नाबार्ड, पर उसके लिए उसको कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स और जो स्पेसिफाइड सीआरएआर है उसे फुलफिल करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ के साथ जो बैंक है वो अगर उसे रीफाइनेंस चाहिए रीजनल रूरल बैंक को, तो जो क्रॉप लोन सिस्टम है और जो किसान क्रेडिट कार्ड नॉर्म्स है उसके साथ भी उसे कंप्लाई करना पड़ता है, यानी कि उसे भी उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी रीजनल रूरल बैंक ने रीफाइनेंस सपोर्ट जो है वो नाबार्ड से ले लिया है, तो रीजनल रूरल बैंक को कंपल्सरी कंपल्सरी जो है क्रेडिट फ्लो जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। कहने का मतलब क्या है कि अगर नाबार्ड ने उसको पैसे दे दिए हैं तो रिजर्व बैंक को कंपल्सरी जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फंडिंग जो है वो देनी पड़ती है एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द रीजनल रूरल बैंक। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्लियर है आपको यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने बेसिकली फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनको कैसे यहाँ पे जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो बेसिकली रिलेटेड है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ। क्या है हमारा शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है रूरल एरियाज के अंदर, फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है रूरल पॉपुलेशन को और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए, ठीक है। तो पहले केस स्टडी को देख लो, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेंगे। पहला केस स्टडी देखो क्या है। द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम। तो इंडिया का जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है उसका एक इसेंशियल कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, जो कि शॉर्ट टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके। नॉर्मली ये जो हमारा शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट स्टेट्स के अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम करता है। यानी कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सोसाइटीज होती हैं वो 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो काम करती है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के ऊपर। पर जो छोटे स्टेट्स होते हैं या फिर जो छोटी यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पर 2 टायर स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, जहां पर एक स्टेट लेवल पे होता है और एक सीधा लोकल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डैश ऑपरेट एट द स्टेट लेवल एक्ट एज अ सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी विद इन द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज to district central cooperative banks and primary agriculture credit society facilitating the distribution of credit to rural communities, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है। जो हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर है, मतलब शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो, जो मेनली अगर हम बात करें 3 टायर स्ट्रक्चर की, तो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का 3 टायर पे जो है वो काम करता है, 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो काम करती है। वो 3 लेवल्स कौन से हैं? पहले देखो क्या है यहाँ पर हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये ना स्टेट लेवल के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टेट लेवल के ऊपर काम करता है। और उसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी, उनको रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना और उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी ताकि वो आगे फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करता है और ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का जो है वो काम करता है ताकि वो आगे फार्मर्स
और जो रूरल पॉपुलेशन है उनको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि लोकल लेवल के ऊपर काम करता है और ये फाइनली जो है डायरेक्टली फार्मर्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। देखो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये दोनों डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील नहीं करते, बल्कि स्टेट क्या करता है, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट फंडिंग प्रोवाइड करता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, और ये आगे चलकर जो है वो फार्मर्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये बेसिकली इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम जो है वो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर काम करती है और सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी होती है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर, और ये यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, जो कि आगे चलकर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले बात करें फंडिंग की, इसे फंडिंग कहां से मिलती है। देखो अगर इसे फंडिंग प्रोवाइड करनी है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, तो उसके लिए इसको फंड्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, ऐसे तो नहीं फंडिंग प्रोवाइड कर सकते, तो इसके पास फंड्स कहां से आते हैं। सबसे पहले देखो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इसके शेयर्स जो है वो खरीदते हैं, शेयर जो है वो खरीदते हैं, यानी कि इनके शेयर होल्डर्स होते हैं, और एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट कर रही होती है, वो भी यहाँ पर फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। अभी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो डायरेक्टली फार्मर्स और इंडिविजुअल्स को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को देती है पैसा, फिर वो आगे चलकर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को देती है। ये एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर टोटल 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 20 जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, और जो रेस्ट हैं वो आपके 2 टायर स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। 2 टायर स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है वो नहीं रहते हैं, सीधा हमारी एक स्टेट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो होती है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सीधा ही प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को फंडिंग वगैरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड जो है वो कर देती है। अब ये जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है बेसिकली जो स्टेट्स का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होती है, और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इज एन अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स वेयर एस्टैब्लिश्ड एट द प्रोविजन लेवल टू कोऑर्डिनेट district central cooperative banks and connect cooperative organization with the general money market and reserve bank of India. It is originated from the recommendation of। ठीक है, तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है एस्टैब्लिश किया गया था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला मैकलेगन कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑन इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो किसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाया गया था, मैकलेगन कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैकलेगन कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद इन द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, व्हाट फंक्शन डू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स सर्व। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो काम करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आखिरकार करता क्या, उसका फंक्शन क्या। पहले देखो दे ऑपरेट इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या फिर दे सर्व एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, या फिर दे आर रिस्पांसिबल फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड सेल्स, या फिर दे रेगुलेट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एनीबॉडी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बीच में एक इंटरमीडिएरी का जो है वो काम करता है। ठीक है,
अगर हम सर्विस ऑफर्ड की बात करें तो ये बेसिकली बोथ क्रेडिट और नॉन क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो उसके साथ एफिलिएटेड होती है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को। साथ के साथ जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको कंट्रोल करने का काम, सुपरवाइज करने का काम भी यही करता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करता है। जो भी यहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे वो मेंबर से हो चाहे नॉन मेंबर से हो, उनको मोबिलाइज करने का काम भी इसी का रहता है। ठीक है, साथ के साथ वो ब्रांचेस के थ्रू जो जनरल बैंकिंग बिजनेस है उनको भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एंटिटी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड वेरियस बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज इन शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो कौन सी एंटिटी जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस और वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर? पहला प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर नंबर। इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कैसे स्टैब्लिश हुई? तो सबसे पहले देखो 1904 में जो स्टैब्लिश किया गया था, और इसका एम क्या था कि जो फार्मर्स है उनको अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड की जाए और उन्हें मनी लेंडर के अत्याचार से मुक्त कराया जा सके। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी इकोनॉमिक नीड्स है फार्मर्स की उनको फुलफिल किया जा सके बाय ऑफरिंग क्रेडिट। ठीक है, साथ ही साथ जो उनकी सेविंग्स है उनको भी प्रमोट किया जा सके। और इसको कंट्रोल करने का काम बेसिकली एक कमेटी करती है जिसको जनरल बॉडी जो है वो इलेक्ट करती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 से लेकर 9 तक होते हैं। जो पीएससीए ऑर्डिनरी शेयर जो है वो इशू करती है, जो कि काफी स्मॉल वैल्यू में रहते हैं, 10 से लेकर 15 रुपए के 50 रुपए के बीच में। और जो मेंबर बनना चाहते हैं पीएससीएस के, वो इनको जो है खरीद सकते हैं, इनके शेयर्स को जो है वो खरीद सकते हैं। और जो ऑनरशिप होती है शेयर्स के ऊपर, यानी कि किसी पर्सन ने कितने यहाँ पे शेयर्स परचेज किए हैं, वही डिसाइड करता है कि हमारा जो मेंबर है उसके क्या राइट्स हैं और क्या यहाँ पर ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, अगर हम सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करें कि ये जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो मेनली देखो शेयर कैपिटल से, एंट्रांस फीस से, मेंबर और नॉन मेंबर डिपॉजिट से, रिजर्व फंड से, और जो हायर इंस्टीट्यूशन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उनसे जो फंडिंग मिलती है, या फिर गवर्नमेंट जो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, वो इसके प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश अमल्स ड्यू टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेशंस इन डिवर्सिफिकेशन रीचिंग वीकर सेक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि ये वीकर सेक्शन तक जो है वो नहीं पहुंच पाती थी। वीकर सेक्शन जो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया था? ग्रामीण बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, फार्मर सर्विस सोसाइटीज, या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन सी, फार्मर सर्विस सोसाइटीज इज द करेक्ट आंसर। फार्मर सर्विस सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। और इसको 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था। और किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? तो एक नेशनल कमीशन थी एग्रीकल्चर के ऊपर, उसने रिकमेंड किया था कि हमें यहाँ पर फार्मर सर्विस सोसाइटी को जो है वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। इसका एम यही था कि जो रूरल स्ट्रक्चर है, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का जो रूरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, और जो वीकर सेक्शंस है उनको फेवर किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दिलाई जाए। और फार्मर सर्विस सोसाइटीज ने जो है जो जर्नल बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अडॉप्ट किया था, ताकि वो अच्छे तरीके से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके इन एरियाज के अंदर। ये बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट सर्विसेज टेक्निकल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को, साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड फार्म एक्टिविटीज होती हैं उनको भी प्रमोट करने का काम जो है वो करती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टडी टीम कमिटी ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बाबर 1971। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज? ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इसे कमिटी ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लार्ज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वो पूछ रहा है। ठीक है,
पहला टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द हिल एंड ट्राइबल एरियाज, तो जो हिली और ट्राइबल एरियाज है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट को सपोर्ट करना हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर, या फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज है उनको फैसिलिटेट करना, या फिर टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन हिल एंड ट्राइबल एरियाज। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से चार बक्स बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये जो हमारी लास्ट है आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? फटाफट से चार क्वेश्चन बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो हर तरह की क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर, ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है, तो मेनली ये जो हमारी लास्ट साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इसको ऐसे एरियाज में बनाया गया था जहां पर जो पॉपुलेशन हो वो कम से कम यहाँ पर 10,000 रुपए हो, और उस पॉपुलेशन में से मेजोरिटी ऑफ जो है वो ट्राइबल्स हो। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इन सोसाइटीज के जो मेंबर्स होंगे 70% जो मेंबर्स होंगे वो ट्राइबल्स होने चाहिए, और 30% जो है वो नॉन ट्राइबल्स जो है वो हो सकते हैं। फंडिंग की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, शेयर कैपिटल या फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से इन्हें फंडिंग मिलती है अपना काम करने के लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो इसे एक मैनेजिंग कमेटी जो है वो मैनेज करते हैं, जिसके अंदर 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं और 9 ट्राइबल और नॉन ट्राइबल इलेक्टेड डायरेक्टर जो है वो होते हैं, और वो मिलकर जो है सोसाइटी को चलाते हैं। ठीक है, इस मतलब इस उसको चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट द ऑपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन जनरल एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट. In particular, the Federation strives to provide a common forum to the member of banks to examine the problem of cooperative credit, banking and allied matters and evolve suitable strategies to deal with them. देखो, एक ऐसी फेडरेशन जिसका मेन काम क्या था कि जो स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको प्रमोट करना, उनके ऑपरेशंस को प्रमोट करना और उनकी डेवलपमेंट करना, जिसके लिए वो क्या करता है, जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं इन सोसाइटीज के उनको एक कॉमन फोरम प्रोवाइड करता है, जहां पर जाकर वो कोऑपरेटिव क्रेडिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सुटेबल स्ट्रेटजी जो है वो बनाने देते हैं। ठीक है, तो वो फेडरेशन का क्या नाम है वो आपने चैट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। पहले देखो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, या फिर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1963 ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर। देखो, एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसको 1963 में एक स्पेशल एक्ट पास करके जो है वो बनाया गया था, जिसकी वजह से एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो बन गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर जो है वो काम करते हैं। इसका मेन काम क्या है कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है, टेक्सटाइल्स है, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, उनको प्रमोट करना और फंडिंग प्रोवाइड करने के प्रोग्राम लॉन्च करना, ताकि ये एग्रीकल्चर जो है वो सही तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो हमारे कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, इनको भी प्रमोट करना। कौन सी कॉर्पोरेशन? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी, या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आपको बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, और इसको 1963 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक वर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड एसेंशियल सर्विसेज primarily to small farmers, agriculture laborers, artisans and small entrepreneurs for rural development in particular region of a country. यानी कि कौन सी ऐसी बैंक हैं जिनको एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया था, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सभी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, खास करके स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स, आर्टिसन और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, या फिर नन ऑफ द। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चार क्वेश्चन बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी?
कोई भी इसका आंसर डालिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, रीजनल रूरल बैंक इज द करेक्ट, रीजनल रूरल बैंक इज द करेक्ट आंसर। और इसे 1975-76 में जो है वो एस्टैब्लिश जो है वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है रीजनल रूरल बैंक का? पहला, क्रेडिट प्रोविजन फॉर रूरल हाउस होल्ड को क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करना, बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव होता है। रिडक्शन और डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट, तो जो इनफॉर्मल क्रेडिट है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करने रूरल हाउस होल्ड की, ताकि उनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन ना हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ब्रांच एक्सपेंशन है अनबैंक्ड एरिया, तो ऐसे एरिया जहां पर बैंक अपने ब्रांचेस को ओपन नहीं कर पा रही है उन एरियाज में ब्रांच को एक्सपैंड करना, ताकि उनको भी यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज मिल सके। मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करना, तो ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं रीजनल रूरल बैंक के। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं रीजनल रूरल बैंक के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवाइज पॉलिसी ऑन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स। देखो पहले हम ये समझते हैं कि बैंकिंग आउटलेट्स होते हैं। देखो बैंकिंग आउटलेट एक एक फिक्स पॉइंट होता है सर्विस को डिलीवरी करने के लिए, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट जहां पर बैंक अपनी सर्विसेज को डिलीवर करती है। अब ये जो बैंकिंग आउटलेट्स है इन्हें कैसे ओपन किया जाएगा, कैसे इन्हें एक्सपैंड किया जाएगा, इसके लिए आरबीआई ने 2017 के अंदर एक रिवाइज पॉलिसी जो है वो दी थी। तो उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला, banking outlet for a domestic scheduled commercial bank and small finance bank and payment bank is a fixed point service delivery unit। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया। इट इज मैन्ड बाय आइदर बैंक स्टाफ और इट्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वेयर सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इनकैशमेंट ऑफ चेक, कैश विड्रॉवल और लैंडिंग ऑफ मनी आर प्रोवाइडेड फॉर अ मिनिमम 4 hours पर डे फॉर एटलीस्ट 5 days a week। तो ये भी करेक्ट है। देखो हम किसको मानेंगे कि ये एक बैंकिंग आउटलेट है, किसको मानेंगे? तो पहले दो तीन कंडीशन है। पहला तो देखो, ये जो बैंकिंग आउटलेट है वहां पर एक बैंक का स्टाफ होना चाहिए या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए, ताकि वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, चेक को इनकैशमेंट करना, कैश विड्रॉवल, ऐसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। और वो मिनिमम ये सर्विसेज जो है वो 4 घंटे एक दिन में, ठीक है, और हफ्ते के 5 दिन जो है वो प्रोवाइड करे, तभी हम उसे मानेंगे कि ये परमानेंट बैंकिंग आउटलेट है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसी बैंकिंग आउटलेट है जो कि यहाँ पर मिनिमम 4 घंटे एक दिन में और एटलीस्ट 5 days इन वीक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसे हम एक पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट जो है वो मांगेंगे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following accurately describe the conditions and guidelines for opening banking outlets in India। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारी जो इंडिया है वो बैंकिंग आउटलेट्स ओपन करना चाहती है तो कौन सी गाइडलाइंस उसे यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी? पहला देखो, मैंडेट फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ न्यू बैंकिंग आउटलेट्स ओपन इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अनबैंक रूरल सेंटर्स। ठीक है, देखो पहली चीज, अगर हमारी जो बैंक है वो 100 बैंकिंग आउटलेट नए ओपन करे तो उसमें से 25% यानी कि जो 25 है वो अनबैंक एरिया के अंदर जो है वो होनी चाहिए, अनबैंक रूरल सेंटर के बीच में होने चाहिए, ताकि वहां पर भी बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। जैसे कई बैंक क्या करती हैं कि वो अपने ब्रांचेस को ऐसे एरियाज में ही ओपन करते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो, पर ऐसे एरिया जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाई है वहां पर ओपन करना जरूरी है। इसलिए सरकार बोलती है कि आपको कंपल्सरी 25% जो है अनबैंक रूरल सेंटर के अंदर ओपन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट्स है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं 25% के अंदर प्रपोर्शनेटली। जैसे कि मतलब कि पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट कितने टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कितने दिन प्रोवाइड कर रही है, उसके हिसाब से हम उसे एक कंप्लीट बैंकिंग आउटलेट जो है वो मानेंगे और वो 25% में कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो करेगी। तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमैरेटर दोनों को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। उसके बाद मेंटेन पब्लिश अपडेटेड लिस्ट ऑफ अनबैंक रूरल सेंटर और एसएलबी वेबसाइट, यानी कि जो हमारी एसएलबीसी स्टेट लेवल जो कमेटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर हमें एक अपडेटेड लिस्ट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी और पब्लिश भी करनी पड़ेगी, जो कि होती है अनबैंक रूरल सेंटर के अंदर आपने जो बैंकिंग आउटलेट ओपन किए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब हम एक केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है एमएसएमई के साथ। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स को प्रोवाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल पे जो है वो बिजनेस करती हैं
और ये काफी कॉमन टाइप का बिजनेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर काम मिलता है, यानी कि जॉब जो है वो क्रिएट होती है। और नॉर्मली ये जो है कम पैसों में अपना काम करती है और लोकल रिसोर्सेज स्किल्स को जो है वो यूज करती है। ठीक है, अब एमएसएमई की ग्रोथ करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर एमएसएमई की ग्रोथ होगी तो उससे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो इम्प्रूव होंगी, साथ के साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हम सिटीज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, वहां पर जो है वो क्रिएट होंगी। ठीक है, और एमएसएमई को ग्रो करने के लिए उसे क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो क्या है। ABC Handicrafts is a small-scale enterprise specialized in handmade decorative items such as pottery, wooden carvings, traditional artwork. With a minimal investment of 50 lakh in plant and machinery and an annual turnover 3 crore, the business primarily relies on skills of artisans. ABC Handicraft is classified. देखो ये जो कंपनी है, ये जो एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स है, वो उसकी जो अपने प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 करोड़ रुपए। तो ये कौन सी कंपनी जो है वो कहलाएगी? जैसे मैंने आपको तीन कंपनी बोली, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज। तो ये माइक्रो इंटरप्राइज है, स्मॉल इंटरप्राइज है, या फिर मीडियम इंटरप्राइज है? तो आपने चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है बताना है। तो करेक्ट आंसर करेगा माइक्रो इंटरप्राइज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो दी हुई है, डेफिनेशन यहाँ पर पूरी दी हुई है। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंटरप्राइज है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है अपने प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ से कम है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो आपकी माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगी। उसके बाद डैश बिजनेस इज वन वो whose annual turnover is less than 50 crore and whose investment in plant and machinery or equipment is less than 10 crore। देखो कोई बिजनेस है, कोई इंटरप्राइज है जिसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से कम है, और प्लांट एंड मशीनरी में जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 10 करोड़ रुपए से कम है, तो ये किस तरह की इंटरप्राइज कहलाएगी? माइक्रो, स्मॉल, या फिर मीडियम? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? एनी गेसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्मॉल बिजनेस इज अ करेक्ट आंसर। स्मॉल बिजनेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, स्मॉल बिजनेस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम साइज बिजनेस इन विच टर्नओवर नॉट मोर देन 250 crores एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नो मोर देन। देखो मीडियम साइज बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसकी जो टर्नओवर होती है वो 250 करोड़ से कम होती है, और प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी यहाँ पर 50 करोड़ रुपए से कम होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर एक कंपनी है जिसने यहाँ पर मान के चलिए 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपने प्लांट मशीनरी के अंदर, उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 249 करोड़ है, तो वो आपकी मीडियम साइज इंटरप्राइज जो है वो कहलाएगी, मीडियम साइज बिजनेस जो है वो कहलाएगा। तो आई होप आपको ये केस स्टडी की हेल्प से ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी हमारे यहाँ पर एंटरप्राइज होती है, उनकी क्या डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन दो चीजों के बेसिस पे दी गई है कि उन्होंने अपने प्लांट मशीनरी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनके एनुअल टर्नओवर कितनी है। अगर प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइज है। अगर 10 करोड़ प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो 50 करोड़ एनुअल टर्नओवर से कम है, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो स्मॉल एंटरप्राइज है। और अगर जो है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से कम है, तो वो आपका यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइज जो है वो कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच इंडियन लेजिस्लेशन enacted टू प्रमोट फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें से कौन सा हमारा इंडियन लेजिस्लेशन है जिसको इनेक्ट किया गया था माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए और उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए? कौन सा एक्ट था? तो ये हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डैश कंपनीज आर एंगेज्ड इन फंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट गिव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। देखो ऐसी कंपनीज जो कि यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंडिंग प्रोवाइड करती है, खास करके ऐसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो कि अभी अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर है और उनमें ग्रोथ का काफी ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसे इंटरप्राइजेस वेंचर कैपिटल ऐसे वेंचर्स आते हैं जो अभी अर्ली स्टेजेस में है और उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उनमें ग्रोथ का चांसेस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो शार्क टैंक वाले इन्वेस्टर्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, उन कंपनीज को क्या कहेंगे जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर वेंचर कैपिटल इज करेक्ट आंसर। ऐसी कंपनीज को हम वेंचर कैपिटल जो है वो कहते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो
तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज जो है वो चल रही है, जहां पर हम 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। हर दिन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की क्लास होती है। कौन सी 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट है? रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, आईटी एंड डीबी एंड हमारा यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, तो इन सभी को हम जो है एचआरएम, इन सभी को हम यहाँ पर कवर करें। तो आपने रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन करना है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं दिए तो उनके जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उन क्लासेस को भी एक बार जरूर यहाँ पर गो थ्रू जो है वो कर लीजिए, अगर आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में रूरल बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको बहुत ही कम टाइम में जो है वो कवर किया हुआ मिल जाता है, जिससे आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे देते हैं। साथ ही साथ जो भी डेटा होता है, जो भी चेंजेस हुए होते हैं, वो हम अपडेट करके ही आपको सिलेबस जो है वो देते हैं, कोर्स देते हैं। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो इजिली एक्सेसिबल है। हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे है। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IB एग्जाम्स और हमारे ऐप आपके सामने आ जाएंगे। उसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। और अगर आप कॉम्बो कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो उसके ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है मेरे नाम का, यानी कि KUNDA। ठीक है, तो इस कूपन कोड को नोट डाउन एक बार कर लीजिए, KUNDA। तो अगर आप इस कूपन कोड का यूज करके कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको 5% का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। कितने का मिल जाता है? 5% का डिस्काउंट जो है मिल जाता है। तो रुके क्यों, आप फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।